भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर धान खरीदी के मामले में धान का उठाव करने संबंधी निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय भी मांगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, मंत्रिमंडल सहित मिलने का समय मांगा है और धान का उठाव करने संबंधी निर्देश जारी करने का भी उन्होंने अनुरोध किया है, क्योंकि इसके पहले कृषि मंत्री, प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी कह चुके हैं कि धान के उठाव को लेकर केंद्र की तरफ से कोई साफ निर्देश नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राज्य सरकार ने सीधा आरोप केंद्र पर लगाया है कि सरकार ने राइस मिलर से चावल का उठाव नहीं किया, जिसकी वजह से सोसाइटियों में धान खरीदी बंद करनी पड़ी है और अब इस पर जमकर बयानबाजी शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बुधवार को राजनांदगांव के एक धान खरीदी केंद्र पर लगे इस नोटिस की फोटो को ट्वीट किया और लिखा कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। प्रदेश की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो किसानों का ना तो धान खरीद पा रही है, ना ही पूरे पैसे दे पा रही है। छत्तीसगढ़ गढ़ने का वादा करने वालों ने पूरा प्रदेश गड़बड़ा दिया। जिस समय रमन सिंह ने यह ट्वीट किया, उस समय मंत्रालय में सरकार की बैठक चल रही थी और मसला धान खरीदी ही था। बैठक खत्म हुई और कृषि मंत्री मीडिया के सामने आए तो निशाने पर थी केंद्र सरकार। हम तो केंद्र के बिहाफ में ही धान की खरीदी करते हैं ना, और उसको भी अगर वो अनुमति नहीं शुरुआत करेंगे, हमारे किसानों के सामने तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा और सरकार के सामने भी संकट है। हम लगातार धान खरीदी के लिए हमने प्राइमरी सोसाइटियों का केंद्र बढ़ाया, हमने उप केंद्र धान खरीदी का बढ़ाया। बारदाने के संकट के बावजूद भी हम निजी बारदाने, राइस मिलर्स के बारदाने और प्राइवेट पीडीएस के दुकानों के बारदाने से धान खरीदी करने का और तो और किसानों के पुराने बारदानों से धान खरीदी करने का निर्णय लिया। सभी हमारे जो संग्रहण केंद्र हैं, धान खरीदी केंद्र हैं, सब जगह धान जाम होने की स्थिति है। राज्य सरकार का यह आरोप इसीलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और इस पत्र में 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल और 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल को एफसीआई में जमा करने की अनुमति का प्रस्ताव भेजने का जिक्र था। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली। हालांकि बीजेपी का कहना है कि यह सरकार की नई पैंतरेबाजी है। पूरे धान खरीदी केंद्र में किसान परेशान हैं, बोरा है नहीं और लोग खाली लौट रहे हैं। दूसरा, सोसाइटी को जाम करके रखे हुए हैं और ये बहाना बना रहे हैं कि जगह नहीं है, इसलिए धान खरीदी संभव नहीं है। इसको लेकर के किसानों में काफ़ी असंतोष व्याप्त है और सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है धान खरीदी की, उनकी नियत नहीं है। आधा अधूरा धान खरीदी करेंगे ताकि किसानों को पैसा देना ना पड़े और किसान इससे वंचित हो जाएंगे। दरअसल इस बार प्रदेश सरकार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने वाली है। इसमें से करीब 60 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में जमा होगा। इसके एवज में 9,000 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदेश सरकार को दी जा चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव का असर धान की खरीदी पर नजर आ रहा है। सरकार ने अब तक 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है, उसमें से महज 10,58,000 मीट्रिक टन धान ही कस्टम मिलिंग के लिए गया है। बाकी धान खुले में पड़ा है। मिलर्स के पास जगह नहीं है, बारदानों की भी समस्या है। ऐसे में कई धान खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी नहीं हो रही और किसान परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। रायपुर में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनिर्वाचित निर्वाचन भवन का लोकार्पण किया। हालांकि ये लोकार्पण बुधवार को हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ भवन का भी बुधवार को वर्चुअल लोकार्पण किया। अब हम लोग वैल्यू एडिशन जो कर रहे हैं उससे अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है और दूसरा लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो ये काम भी हमारे वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है
और ऐसे अवसर में लघु अनुपात संघ के द्वारा अपने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए उसके कार्य प्रभावित न हो, इसलिए नवा रायपुर में ही आवासीय परिसर का शिलान्यास किया है। तो कर्मचारियों के अधिकारियों को इससे सुविधा होगी और कार्य क्षमता उससे बढ़ेगी। तो इस अवसर पर मैं सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। बीजेपी के रायपुर संभाग के पदाधिकारियों की आज बैठक हुई। इसमें कांग्रेस सरकार के 2 सालों की नाकामियों के खिलाफ प्रदर्शन की रूपरेखा बनाई गई। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के प्रदेश के साथ जिले के दौरे को लेकर भी कार्यक्रम तय किए गए। डी पुरंदेश्वरी 4 जनवरी को बलौदा बाजार और 5 जनवरी को महासमुंद के दौरे पर रहेंगी। कार्य योजना पर बात की है और राज्य सरकार की 2 साल की विफलता, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अराजकता बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं और राज्य की सरकारें सारे विषयों पर वादा खिलाफी पर उतारी है। और केंद्र सरकार की जो हमारी मोदी सरकार की योजनाएं हैं, जो खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान भारत योजना, इसको राज्य सरकार के द्वारा लगातार बाधित किया जा रहा है या रोका जा रहा है। इन सारे विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई और माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी जी का सह प्रभारी जी का दौरा होना है और उसमें रायपुर संभाग के महासमुंद और बलौदाबाजार जिले में। इधर जशपुर में पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता गणेश राम भगत को जान से मारने की धमकी मिली है। मामले में ग्रामीण ने मनोरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है। दरअसल पंडर सिली गांव के कुछ ग्रामीण पेशी पर जशपुर आए हुए थे। इस दौरान मनोरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जयराम और उसके भाई देवलाल राम ने उन्हें घर छोड़ने की बात कहकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया, जिसके बाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उसने पूर्व मंत्री की सुरक्षा में लगे जवानों को हटाने की मांग सरकार से की। उसने सुरक्षा हटने के बाद आदिवासी नेता को मारने की धमकी भी दी। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने भी अपनी जान को खतरा होने की बात कही। अब कारण तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ईसाई समुदाय इस प्रकार का षड्यंत्र समय समय पर करता रहता है, कहे कि नाजायज तरीके से धर्मांतरण करना, गलत तरीके से लोगों को ठग के फुसला करके अपने पक्ष में लाने का कोई प्रसंग अगर आता है तो उसका स्वाभाविक रूप से हम लोग विरोध करते हैं। गणेश राम भगत जी को जान से मारने की धमकी देने बाबत एक पत्र ग्रामीणों द्वारा दिया गया है, जो पुलिस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा करके उसमें आए हुए तथ्यों के अनुरूप जो है कार्रवाई की जाएगी। मिलाईगढ़ में किसानों की समस्या का आखिरकार समाधान हो ही गया। दरअसल पीपर भावना गांव के लोगों को अपना धान बेचना था, लेकिन धान खरीदी केंद्र में टोकन कटने का नाम नहीं दिखाया जा रहा था, लिहाजा किसान अपना धान नहीं बेच सके। उन्होंने मामले की शिकायत बलौदा बाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन से भी की, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया और किसानों की समस्या हल की गई। एक तरफ किसान कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में किसान बारदाने की कमी से परेशान हैं। बिलासपुर में समर्थन मूल्य में धान खरीदी के बीच संभाग में बारदाने की कमी और धान उठाव की समस्या सामने आ रही है। बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, जिसमें बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला शामिल है। इन जिलों के लिए 18,11,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। 4,23,838 किसान इसके लिए पंजीकृत किए गए हैं। इसमें से 2,29,000 किसानों ने धान बेच लिया है, जिनसे 9,61,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी अब तक की जा चुकी है। अभी भी बड़ी संख्या में किसान धान बिक्री के लिए टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इधर धान खरीदी के बीच बारदाने का संकट गहराता जा रहा है। सब भीग गए, धान सड़ा थे इसमें, और बार एक दिन में 2 3 बेच वहाँ जाता ना केंद्र में, और जावे तो टोकन देवे नहीं करा, नंबर लिख के रख ले है, और नंबर लिख के रखे के बावजूद आज आही बार देना, कल आही बार देना, ऐसे घुमा पता नहीं कुछ
4 महीने में धान खरीदी हुई कि 6 महीने में हुई, कोई ठिकाना नहीं है। नए बारदाने राइस मिलर के माध्यम से प्रदाय समितियों को किए जा रहे हैं। वर्तमान में कुल 1,93,08,000 बारदाने कुल 5 जिले के अंतर्गत विपणन संघ और उचित मूल्य दुकानों से प्राप्त हो गए हैं। इन बारदानों से धान खरीदी का कार्य वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज सुबह डिफ्यूज करने के दौरान आईडी में विस्फोट हो गया। इसकी चपेट में आकर एक जवान घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। जवान सड़क सुरक्षा के लिए निकले थे और इसी दौरान विस्फोटक बरामद हुआ था। घटना गंगालूर थाना क्षेत्र में हुई। इसकी पुष्टि एसपी कमलोचन कश्यप ने की है। बुर्जी पुसनार गांव की तरफ जो गंगालूर थाना का क्षेत्र है, वहां पर प्रशासनिक कार्य चल रहे हैं, जिसमें रोड निर्माण का कार्य चल रहा है और उसकी सुरक्षा में प्रतिदिन सीआरपीएफ, छात्र बल और जिला पुलिस बल के साथ डीआरजी की टीम जाती है। सवेरे आईडी ट्रेस हुई थी उस जगह पर, तो उसको डिस्पोजल करते समय, डिफ्यूज़ करते समय आईडी ब्लास्ट होने से सीएफ 19 बटालियन का जवान घायल हुआ है, जिसके कमर से नीचे हिस्से में दोनों पैर में चोटें आई हैं। अभी उसकी कंडीशन डॉक्टर देख रहे हैं और जैसा भी होगा इसे प्राइमरी बैंडेज वगैरह करने के बाद रायपुर शिफ्ट किया जाए। इधर सरगुजा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की। ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए बीईओ कार्यालय में बाबू प्रमोद गुप्ता को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें आपको कि रिटायर्ड शिक्षक की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की। बाबू ने रिटायर्ड शिक्षक से 7वें वेतनमान की एरियर राशि निकलवाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिससे परेशान होकर शिक्षक ने एसीबी से शिकायत की। मैं शिक्षक था प्राथमिक शाला में, नहीं मिडिल माध्यमिक शाला में प्रधान पाठक था मैं। मेरा सेवानिवृत्ति के बाद मेरा क्लेम 2 फंसा हुआ था। एक अपना क्या बोलते हैं अवकाश नकदीकरण और ये 7वां वेतनमान का ग्रेजुएटी, ये 6 लाख का 10% पैसा मांग रहे थे। तो 10% आप कैसे देंगे? आप 70,000। मेरे लोग यार दोस्तों पता है भैया यहाँ से काम नहीं हो रहा तो आगे जाओ ना, इसी बीच से मिलो, आपस में कहीं निपट जाओगे। रायगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां शातिर बदमाश मनोज झारिया और उसके 6 साथियों ने महिला के साथ बलात्कार को अंजाम दिया। महिला परिवार के साथ जड़ी बूटी बेचने घरघोड़ा आई थी। रविवार की रात मनोज अपने साथियों के साथ महिला के घर पहुंच खुद को पुलिस वाला बताने लगा और महिला को गाड़ी में बैठाकर ले गया और महिला के साथ उसने दुष्कर्म किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने शातिर बदमाश मनोज और उसके सभी 6 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनमें से 4 नाबालिग हैं। बता दें आपको कि आरोपी मनोज कोरोना काल में जमानत पर जेल से बाहर आया था। रायगढ़ के घरघोड़ा थाने में 29 तारीख को एक महिला आके रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपने परिजनों के साथ कुछ दिनों से जड़ी बूटी बेचने के लिए वो घरघोड़ा आई हुई थी और झारिया ढाबा के पास में ही वो दुकान वो लोग संचालित करते थे। 28 तारीख को तकरीबन 8 बजे के आसपास मनोज झरिया जो वहीं रहता है, वो ज़बरदस्ती उसके हाथ पकड़ के जंगल की ओर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर से मुख्य आरोपी मनोज झरिया और प्रदीप झरिया और अजीत झरिया को गिरफ्तार किया गया है। साथ में अन्य 4 नाबालिग और भी अपचारी हैं, उनको भी गिरफ्तार करके रिमांड पे जेल भेजा गया। खबर बालोद से, जहां रिहायशी इलाके में हाथी पहुंच गया। यहां गांव में सड़क पर हाथी टहल रहा था। ग्रामीणों ने उसे बाद में भगाने का प्रयास शुरू किया। बता दें आपको, ग्रामीण जान जोखिम में डाल रहे हैं। धोबनी गांव की ये तस्वीरें हैं। तो आप देखिए तस्वीरों में हाथी नजर आ रहा है और जान जोखिम में डालकर ग्रामीण उसे भगाते नजर आए। हालांकि इसके पहले भी कई दफा रिहायशी इलाकों में हाथी के पहुंचने का मामला सामने आता रहा है। बालोद, जशपुर, ये तमाम ऐसे इलाके जहां जंगली हाथी पहुंच जाते हैं।
इधर बिलासपुर नगर निगम ने अब टैक्स नहीं भरने वालों के खिलाफ कमर कस ली है। निगम ने 56 बड़े टैक्स पेयर्स का नाम लिस्टेड किया है और उन्हें लास्ट अल्टीमेटम भेजा है। अगर इसके बाद भी ये लोग टैक्स नहीं भरेंगे तो निगम कुर्की की कार्रवाई करेगा। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों का करीब 4 करोड़ रुपए बकाया है। लिस्ट में बड़े होटल, मॉल और बिल्डर शामिल हैं। निगम आयुक्त ने बताया कि इस साल संपत्ति का 7.5 करोड़ वसूली किया जाना था, जिसमें 3.5 करोड़ की वसूली ही की जा सकी है। देखिए, बकाया वसूली टोटल हमारा जो संपत्ति कर है, संपत्ति कर में 7.5 करोड़ की हमारी बकाया वसूली इस साल की थी। बकाया डिमांड था, जिसमें से 3.5 करोड़ की वसूली हम लोग कर चुके हैं, 4 करोड़ और हैं। इसमें मैंने निर्देशित किया था कि जो सबसे बड़े बकायादार हैं उनका लिस्ट बनाने का, तो 56 लोगों की लिस्ट आज मेरे पास आ गई है। उन 56 लोगों से 2 करोड़ 30 लाख रुपए हमको वसूलना है। डिमांड जारी हो चुका है। जोन कमिश्नर द्वारा 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में अगर वो नहीं पटाते हैं तो फिर उनके बाद उनको नोटिस जारी की जाएगी और जिनके द्वारा हमारी जो कर है उनको नहीं पटाया जाएगा तो उसके खिलाफ पूर्ति करने की कार्रवाई की जाएगी। बस्तर जिले का जगदलपुर शहर इन दिनों अव्यवस्थित नजर आ रहा है। शहर में ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं शहर में सड़कों का चौड़ीकरण का काम अधूरा नजर आ रहा है। 44 सड़कों को जहां चौड़ा होना था, जिनमें से केवल 1 पर ही काम चल रहा है। लोगों का कहना है कि 2001 में बने मास्टर प्लान बस कागजों तक सीमित है। यूं तो शहर के बसाहट को व्यवस्थित करने के लिए विशेष डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ने तय किए गए मानकों पर प्रशासन अलर्ट नहीं है, जिससे बाजार, कारोबार, यातायात, ट्रांसपोर्ट और बाजार में पार्किंग की दिक्कत का सामना शहरवासियों को करना पड़ रहा है। वहीं पूरे मामले पर महापौर का कहना है कि सड़कों का काम जारी है। 2001 में जो नगर विकास के लिए टाउन प्लानिंग के अंतर्गत सड़कों का चौड़ीकरण और सुधार होना था, वो अब तक नहीं हो पाया है। जब कलेक्टर गणेश शंकर मिश्र थे तब कुछ सड़कों का चौड़ीकरण हो पाया था। ऐसा कहा जा रहा है कि जो टाउन प्लानिंग में 44 सड़कों का चौड़ीकरण होना था, लेकिन अब तक केवल 2-3 मार्गों का ही चौड़ीकरण हो पाया है। जिस तरह से शहर की भीड़ बढ़ रही है, उन सड़कों का भी चौड़ीकरण अति आवश्यक है। पार्किंग स्थल नहीं है। जैसे टाउन प्लानिंग के हिसाब से काम प्रगति में है और बाकायदा सड़कें बन रही है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमी गति जरूर थी बीच में, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो वैश्विक महामारी थी और लेबर की कमी होने के कारण काम बीच में धीमी गति था, लेकिन अभी प्रगति में है और कार्य शुरू कर दिया गया है। और जो भी प्रस्ताव पास है रोड के, वो काम चलते रहेंगे और जरूर पूरा होगा। जगदलपुर शहर का मास्टर प्लान 2021 के लिए जो स्वीकृत है, उसके अनुसार से जैसा आप जान रहे हैं कि बड़े जो 44 रोड है उसके लिए क्या क्या चौड़ाई होनी चाहिए वो निर्धारित है। लेकिन ये मास्टर प्लान में जो रोड की चौड़ाई निर्धारित रहती है वो एक वो प्रस्तावित रोड होती है। ऐसा नहीं है कि वो मौके पे वैसी जगह हो। वहाँ पर अपने को अगर जो आवश्यकता अनुसार हम उस रोड को चौड़ीकरण करते हैं, उसके लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो लोगों का जैसे अतिक्रमण या उनका जो अवैध मकान रहता है उसको भी हमको विधिवत प्रोसेस करके चौड़ी रोड बनानी होती है। इधर रायपुर से खबर, जहां विद्यामितान कल्याण संघ ने अपना फैसला बदल लिया और विद्यामितान की अब हड़ताल खत्म हो गई है। बता दें आपको, पिछले 65 दिनों से बेमियादी हड़ताल कर रहे थे ये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिले आश्वासन के बाद उन्होंने फैसला लिया। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे। राज्य में स्कूल खोलने पर विद्यामितानों के लिए अब व्यवस्था की जाएगी। खबर रायपुर से, जहां 99 पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल चुका है। पुलिस मुठभेड़ में साहस और वीरता दिखाने को लेकर ये प्रमोशन उन्हें मिला है। न्यू ईयर से पहले हम उन्हें कहें गिफ्ट मिला है। वीरता और साहस दिखाने पर खासतौर पे मुठभेड़ में 99 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। जशपुर जिले में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1 महीने पहले गायब हुई नाबालिग लड़की को छुड़ाया। वहीं पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जशपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से नाबालिग लड़की को बरामद किया।
नाबालिग लड़की के मुताबिक उसकी फुफेरी बहन और जीजा ने उसे पहली बार 80,000 में बेचा, उसके बाद दूसरी बार 45,000 रुपये में उसका सौदा किया। हालांकि पुलिस लड़की को सकुशल पत्थलगांव ले आई है। राज्य सरकार की गढ़कलेवा पकवान सेंटर खोलने की योजना बंद हो गई है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महासमुंद जिले का भी हाल वैसा ही है। यहां कलेक्टर परिसर में खोला गया गढ़कलेवा सेंटर पूरी तरह से बंद हो गया है। छत्तीसगढ़ी पकवान से मशहूर गढ़कलेवा पकवान सेंटर के बंद हो जाने से वहां काम करने वाले और आसपास के लोग अब परेशान हो रहे हैं। लोगों को चाय नाश्ते के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। बस्तर अपनी सभ्यता और संस्कृति के चलते देश दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। बस्तर में साप्ताहिक हाट बाजारों की भी अपनी एक अलग परंपरा है। बस्तर के आदिवासी आज भी कोई नया काम शुरू करने से पहले गांव की देवी की अनुमति मांगते हैं। देवगुड़ी की पूजा के बाद भी हाट बाजार में व्यापार शुरू होता है। बस्तर अपनी संस्कृति व परंपरा के लिए देश ही नहीं विदेश में भी जाना जाता है। यही वजह है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपने कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले अपने देवगुड़ी में जो उनके गांव में स्थानीय देवी होती है उनकी पहले पूजा करते हैं, उसके बाद वो शुभ काम करते हैं। यहाँ की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको देखते आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या मान्यता है कि बाजार भी शुरू होने से पहले भी जो है देवगुड़ी में पूजा की जाती है, और ये बाजार कब से बैठ रहा है और कितना पुराना है ये बाजार? एक्चुअल में बस्तर में हम लोग की चौथी पीढ़ी रन कर रही है और मैं करीब 30 सालों से मैं माड़पाल में आ रहा हूँ और यहाँ की लोक संस्कृति बड़ी विराट है। और ऐसे पूरे बस्तर में ये गांव बहुत प्राचीन गांव है और यहाँ पर जो बस्तर में बाज़ारों की संस्कृति है, जैसे यहाँ पर महामाई माता का पूजा होता है। गोल बाज़ार जो बस्तर का सबसे प्राचीन बाज़ार है, वहाँ रेला देवी की पूजा होती है और वहीं से दशहरा का भी शुरुआत वहाँ से होता है। तो बस्तर के प्रत्येक बाज़ारों में आने ये आस्था से इतने जुड़े हैं, बाजार बैठने के पहले देवी से अनुमति मांगते हैं कि ये देवी ये जो हमारा बाजार है यहाँ सफल हो, अच्छे लोग को कोई बीमारी ना हो, ऐसी मान्यता है कि ये पूजा पाठ कर देते हैं तो बीमारियां नहीं लगती। ऐसा माना जाता है, ये कहा जाता था कि ये बाजार बस्तर का सबसे बड़ा बाजार हुआ करता था। यहाँ से बस्तर के साथ साथ अन्य जगहों से भी, जो अन्य राज्यों से भी लोग आया करते थे पहले। हाँ, यहाँ एक्चुअल में यहाँ उड़ीसा से, चूँकि उड़ीसा यहाँ से 15-20 किलोमीटर है, यहाँ पहले उड़ीसा से व्यापारी आते थे और आज भी उड़ीसा के व्यापारी यानी उड़ीसा के किसान यहाँ आज भी सब्जी बेचते हैं। और यहाँ जगदलपुर से भी, आसपास नगरनार जगदलपुर से भी स्थानीय लोग आज भी यहाँ के बाज़ारों से सब्जी खरीदते हैं। इस बाज़ार में जो सब्जियाँ आती हैं लोकली रहती हैं कि इसको बाहर से शहरों से लोग लेके आते हैं? नहीं, ये आसपास के जो किसान हैं उनका उत्पादन आता है। शहर से आते हैं, शहर से जैसे जूता चप्पल वाले हैं और जैसे कपड़ा वाले हैं, ये शहर से आते हैं। और ये जो आ रहे हैं ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी से उनका स्थान सुरक्षित है। ये दुकान आप कब से लगा रहे हैं? भैया ये तो मेरी दुकान हमारे पिताजी कर रहे हैं, लगभग हो गया 40 साल दुकान लगाए और मैं तो कम से कम अभी हुआ है 13-14